अच्छा, इस वी हैव कंप्लीटेड आवर कैपिटल बजटिंग चैप्टर नाउ। तो इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम करेंगे फिजिकल क्लास में, नेक्स्ट क्लास के। ठीक है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को जो है आपने खुद से रीड करना है। आपके मिसलिनियस जो है ना, आपके एलएमएस के ऊपर मिसलिनियस का जो आपका टैब है, उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर इसकी जो है चैप्टर्स को मैंने अलग निकाल के वहाँ पे शेयर किया हुआ है आपके साथ ना, टेक्स्ट को। वैसे आई बिलीव कि आपके पास जो है एक्सेस, लाइब्रेरी के थ्रू भी एक्सेस होगी कि आप इस बुक को ले सकें, वहाँ से भी आप बुक को लेकर पढ़ सकते हैं। और ये बुक वैसे मार्केट में भी अवेलेबल है, ज़्यादातर जो है एफ ओ एफ और एफ एम के अंदर यही बुक पढ़ाई जाती है। तो आपने इस चैप्टर को रीड करना है thoroughly। और मैं इसका जो है एक असाइनमेंट जो है इसके कुछ प्रॉब्लम्स की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा एलएमएस के ऊपर, और आपको बता दूंगा इसके ऊपर, या तो आपको ग्रुप पे बता दूंगा। ग्रुप पे तो ज़रूर बता दूंगा, हो सकता है एलएमएस के ऊपर भी शेयर कर दूं और ग्रुप पे भी बता दूं, दोनों चीज़ें कर दूं। तो यू हैव टू डू दोज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। और अगर उसमें कोई इशू होगा आपका, तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। बल्कि मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपके 4 ग्रुप्स बना के आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए भी थे। तो वो ज़रा मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो हम उसका भी कोई ना कोई किताब बना लेंगे। ठीक है। तो अभी हम जो है स्टार्ट करने लगे हैं आवर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर है। तो मैं इसको शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। ठीक है। ये है रिस्क एंड रेट्स ऑफ रिटर्न। ठीक है। रिस्क एंड, इसको हम नॉर्मली रिस्क एंड रिटर्न बोलते हैं। तो आम तौर पे हम क्या मतलब लेते हैं रिस्क से? आपने ये रिस्क वाला चैप्टर मेरे ख्याल में उसमें भी पढ़ा होगा, एफएफ के अंदर। थोड़ा सा मुझे इसमें इनपुट दें अपना, कि आपने ये ऑलरेडी स्टडी किया है एफएफ के अंदर या नहीं किया। अगर नहीं भी किया तो इट्स ओके, हम यहाँ पे इसको कवर करना है। किया है तो बता दें। कोई जवाब नहीं है किसी का भी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। तो कुछ जवाब दें भाई, पूछ रहा हूँ सबसे। हैव यू covered this chapter already in your FOF class or not? सर ये चैप्टर कवर नहीं करा। नहीं किया। बस यही पूछ रहा हूँ। Okay। अच्छा जी। तो अगर कवर नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम इसको अभी कवर करेंगे। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिस्क? क्या आपके जहन में क्या आइडिया आता है रिस्क क्या होता है? हम जिसको रिस्क बोलते हैं, व्हाट इज रिस्क? नीड योर इनपुट। आज कितना इन्वेस्ट करेंगे, इन फ्यूचर क्या मिलेगा, रिस्क ले रहा है ना। इन फ्यूचर क्या मिलेगा, वो तो रिटर्न होगा ना आपका। इन फ्यूचर क्या सही। मिलेगा, वो आपका रिटर्न होगा। तो रिस्क क्या है? सर प्रेजेंट वैल्यू भी तो इन्वेस्ट करी है ना, वो रिस्क तो लिया है ना उसने रिटर्न के लिए। ओके, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज प्रेजेंट वैल्यू 100 है। ठीक है। हम्म, और मैं ये सोचता हूँ कि इसके ऊपर मुझे 10% रिटर्न मिलेगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है। 10% इसके ऊपर मुझे रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो ये मेरा रिटर्न हो गया। ये मेरा अमाउंट है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो रिस्क कहाँ है इसके अंदर? सर ये 100 रुपये इन्वेस्ट करें, रिस्क लिया है ना इसने। ये मतलब हम इसको ट्रेस कर सकते हैं कि रिस्क किसको बोल रहे हैं? नहीं कर सकते। जैसे आप रिस्क को बता रहे हैं, वो रिस्क बेसिकली आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने 100 इन्वेस्ट किया है, तो मे बी मेरे 100 जो इन्वेस्ट किया है इसमें से भी कुछ कम हो जाए।
जी। जैसे आप कहते हैं जी मैंने एक शेयर लिया स्टॉक मार्केट के अंदर 100 का, ठीक है। अभी इस शेयर की प्राइस चल रही है 100, मैंने 100 का ले लिया और मुझे ये लगता है ये 10% रिटर्न देगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू इंक्रीज होके 100 से इंक्रीज होके 110 हो जाएगी, तो मेरा रिटर्न इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि ये 110 ना हो, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका रिटर्न कितना होगा, 10 होगा। रिस्क ये है कि ये 110 ना हो बल्कि 109 हो जाए। इंक्रीज तो फिर भी किया, बट उतना इंक्रीज नहीं किया जो मैंने रिटर्न सोचा था, उसके हिसाब से नहीं किया। या ये भी हो सकता है कि ये 100 से भी कम हो जाए, मे बी इट बिकम्स लाइक 95 हो जाए, ठीक है। इसकी प्राइस रिड्यूस होके ये हो जाए। तो आप जो एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न, उसके अंदर अगर कोई चेंज आता है, और चेंज भी किस तरह से आता है, चेंज तो इस तरह से भी आ सकता है ना, आप सोच रहे हैं कि जी 10% रिटर्न होगा लेकिन ये 120 हो गया। अगर हम एब्सोल्यूट डेफिनेशन करें रिस्क की, तो ये भी रिस्की है कि आपकी वैल्यू ऊपर चली गई, जितना आपने सोचा था, आपने 10% सोचा था, 20% इंक्रीज कर दिया। तो एब्सोल्युटली अगर हम जो डिफाइन करते हैं वो इसके अंदर, रिस्क के अंदर ये भी आ जाता है कि आपने जो सोचा उससे ऊपर चले गए या उससे नीचे चले गए, दोनों को हम रिस्क बोलते हैं। लेकिन अगर सेंस के हिसाब से हम बात करें तो सेंस के हिसाब से ये है कि मैंने 10% सोचा था लेकिन 9% मिला, ठीक है। मैंने 10% सोचा था बल्कि मुझे -2% मिल गया। -2% मिल गया मीन्स 98 हो गई वैल्यू। तो ये क्या है कि मेरे रिटर्न के अंदर कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, दैट इज रिस्क। तो मैं इसको अगर इंटरप्रेट करना चाहूँ तो कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ रिस्क को। बेसिकली दिस इज, ये क्या हो रहा है, 10 से 9 हो जाए, मैं कहता हूँ 100, 110 मैं सोच रहा हूँ, तो इससे 109 हो जाए या 95 हो जाए, तो ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चेंज है, चेंज इन रिटर्न, ठीक है। कि आपका जो रिटर्न है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इस चेंज को हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबिलिटी, चेंजिंग। यानी हम कहते हैं कि कोई चीज उसके अंदर वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो वेरिएशन को हम लिख सकते हैं वेरिएबिलिटी, इट इज एक्चुअली द वेरिएबिलिटी, ठीक है। ये वेरिएबिलिटी, ये चेंज है, ठीक है। चेंज, लेकिन कैसे, चेंज ओवर टाइम, वेरिएबिलिटी ओवर टाइम, कि टाइम के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आ रही है। अच्छा मैं कहता हूँ कि मेरा ये शेयर है 100 का, मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर रिटर्न 10% आना चाहिए। अच्छा इसकी बेस क्या है, मैं कहता हूँ 10% रिटर्न मिलना चाहिए मुझे इसके ऊपर। तो इस शेयर का, जो भी मैं जिस शेयर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसकी एक हिस्ट्री है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इसकी प्राइस क्या चल रही थी जी, इसकी प्राइस 100 भी चली है, 90 भी चली है, और मैं कहता हूँ 110 भी चली है, 120 भी चली है। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि इस शेयर के रिटर्न क्या रहे पास्ट के अंदर, पास्ट के अंदर क्या रिटर्न रहे। तो रिटर्न हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली हाउ विल फाइंड आउट द रिटर्न, रिटर्न कैसे फाइंड करते हैं, रिटर्न कैसे फाइंड करते हैं। मैं कहता हूँ मैंने 100 इन्वेस्ट किया, ठीक है, और मुझे 100 का 105 मिल गया, कितना रिटर्न रहा, रिटर्न कैसे, 5 रुपीज रिटर्न। 5%। फाइव 5। परसेंट यानी अगर तो मोनेटी में कहेंगे तो हम कहेंगे ये $5 है, अगर डॉलर के अंदर है तो, ठीक है। और मैं अगर इसका रिटर्न वैसे निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालता हूँ, मैं कहता हूँ जो इसकी अभी की जो प्राइस है, जो कि हम इसको सेकेंडरी स्कूल में करते थे भाई, ये परचेज प्राइस है या बाइंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस डिवाइड बाई परचेजिंग प्राइस, इस तरह से करते थे ना। यानी जो करंट वैल्यू है उससे प्रीवियस वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। करंट वैल्यू को आप यानी 105 माइनस जो प्रीवियस वैल्यू थी उसको माइनस करते हैं, और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं जिस प्राइस पे आपने उसको बाय किया था, तो इट विल गिव यू द परसेंटेज। अच्छा यहाँ तो सिंपल था क्योंकि 100 से 105 पे जा रहे हैं, तो वी कैन इजीली सी इट इज 5%। अगर वैल्यूज डिफरेंट हो तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रिटर्न। ये आपका रेट ऑफ रिटर्न, रेट जब हम बोलते हैं तो इट इज परसेंटेज, 5% इसका रेट ऑफ रिटर्न। तो हम कहते हैं कि हम रिटर्न्स देखते हैं
डेली रिटर्न्स देखते हैं। डेली रिटर्न्स कैसे देखेंगे? इसी तरह से देखेंगे, अगर हमारे पास 5 दिन का डाटा है, 5 डेज का डाटा है, 5 दिन का डाटा है, 5 डेज का आपके पास डाटा है, किस चीज का? स्टॉक प्राइसेस का डाटा। तो कैन यू फाइंड आउट द रिटर्न? आप रिटर्न निकाल सकते हैं उसके। मुझे, मैं कहता हूँ डे 1 में प्राइस रही इसकी, फॉर एग्जाम्पल 100, ठीक है। डे 2 में इसकी प्राइस रही 102, ठीक है। डे 3 में इसकी प्राइस रही 99, डे 4 में इसकी प्राइस रही 105, और डे 5 में इसकी प्राइस रही 110। मैं रिटर्न निकाल सकता हूँ इन दिनों से। यस, आई कैन फाइंड। मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। इसका तो रिटर्न नहीं निकाल सकता क्योंकि इसकी प्रीवियस प्राइस नहीं है। हमें प्रीवियस प्राइस चाहिए ना, हमने कहा था कि ये प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस, उसको उसके साथ डिवाइड करेंगे। मैं कहता हूँ इस पे मैंने बाय किया, ये मेरी बेस प्राइस है, तो 102 हो गया, तो यहाँ मैं देख देख सकता हूँ 2% है। 102 - 100/100, फिर यहाँ से यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ देख सकता हूँ, यस आई कैन सी। यहाँ भी देख सकता हूँ, यहाँ पे भी देख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं रिटर्न निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट रिटर्न्स आ जाएंगे। मैं से फॉर एग्जांपल इन रिटर्न्स को लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 2% है, ये माइनस कितना आएगा ये? चलें, आप फाइंड आउट कर लें, या मैं ऐसे रफली लिख देता हूँ इसको, -3%, 6%। मैं ऐसे रफली कर रहा हूँ, नॉट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। यू कैन कैलकुलेट द रिटर्न के कितने आएंगे। और इसको मैं कहता हूँ, ये है 6%। So I have now four values. If I have 5 days data available, 5 prices, 5 दिनों की प्राइसेस हैं, तो मैं 4 रिटर्न ले सकता हूँ। एक मेरी परचेज प्राइस है जिसपे मैंने बेसिकली एक्चुअली परचेज किया, फिर बाकियों का मैं रिटर्न निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास 5 दिनों के रिटर्न आएंगे। तो 5 दिनों के रिटर्न को अगर मैं प्लॉट करता हूँ, तो माइनस वाले इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कुछ वैल्यू यहाँ पे आई, कुछ यहाँ पे आई, कुछ यहाँ पे आई, कुछ यहाँ पे आई, ऐसे कुछ वैल्यू। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इसका मैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है इसकी मुख्तलिफ, मैंने प्लॉट कर दी इनकी, इसकी वैल्यू को प्लॉट किया। ये मैंने ड्रा किया है माइनस और प्लस की वजह से, जो वाई एक्सेस को, वरना ये एक्स एक्सेस के एक ही वैल्यू है ना। तो ये आपकी रिटर्न्स यहाँ पे आपके एक्सेस पे आ जाए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इसके के अंदर कितना जो है, चेंज कितना आ रहा है, वेरिएबिलिटी कितनी है इसके अंदर। तो चेंज इन द रिटर्न्स कितना आ रहा है, वेरिएबिलिटी इन रिटर्न, हाउ मच चेंज आई कैन सी हियर इन द पास्ट। तो उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है, इस चेंज को मैं कैसे देख सकता हूँ? आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, हम कहते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज हों तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एवरेज ले लेते हैं उसको, ठीक है। तो आप एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे? सपोज ये एक्स के ऊपर आपके रिटर्न आ रहे हैं, तो मैं इसको चले आर ही बोल देता हूँ रिटर्न को। अगर ये आर है, आर, तो आर बार निकाल, या आर हैश निकाल, तो उसमें सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन आर, और डिवाइडेड बाय एन करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज आवर मीन, एवरेज आ जाएगी ना हमारे पास, एवरेज आ जाएगी, ठीक है। ये एवरेज या मीन आ जाएगी। हम कहते हैं कि एवरेज से, अब आपने क्या किया, मीन निकाल लिया कि ओवरऑल आपका जो रिटर्न है ना वो ये रहेगा, ठीक है। तो हम एवरेज से क्या निकाल सकते हैं कि एवरेज रिटर्न निकल आएगा। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा रिटर्न कितना रहेगा, ऑन एवरेज कितना रिटर्न है। तो नेक्स्ट डे में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, एवरेज रिटर्न के करीब करीब ही होगा। तो अब एवरेज रिटर्न के साथ फिर हम इसके अंदर देखना चाहते हैं कि इसके अंदर चेंज कितना आ रहा है। तो हम जो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन करते थे, ये तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम एवरेज मीन वगैरह निकालते हैं, तो ये आपका रिटर्न आ गया, एवरेज रिटर्न। अब आप इसका डिस्पर्शन देखना चाहते हैं कि इसके अंदर चेंज कितना आ रहा है रिटर्न के अंदर। तो जो चेंज आ रहा है उसको कैसे देखेंगे? उसको हम देखेंगे
वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये नो क्या होता है। वेरिएंस क्या निकालते हैं आप, कैसे निकालते हैं? आप कहते हैं मीन डेविएशन का जो स्क्वायर होता है, यानी ये मीन की वैल्यू, आर मीन की वैल्यू है, मीन से कितनी वैल्यू हटी हुई है। यानी मैं कहता हूँ अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ ट्रेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ट्रेस करते हैं जगह पर। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आर की वैल्यूज, ठीक है, आर की वैल्यूज है। आर की वैल्यूज हैं लाइक 2 है, -3 है, और फॉर एग्जाम्पल 6 है, और 4 है। ठीक है, तो ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4। ठीक है, रिटर्न इन डे वन, मेरे परचेज करने के बाद पहले दिन का रिटर्न कितना है, R1 R2, सेकंड डे का, थर्ड डे का, फोर्थ डे का। तो ये परसेंटेज के अंदर बेसिकली आ रहा है आपका रिटर्न। तो इसका आपने एवरेज निकाला है यहाँ पे। तो एवरेज क्या निकला आपके पास, आपने ऐड कर लिया सारी वैल्यूज को, और इसको सारी वैल्यूज को ऐड करके 4 पे डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास डिवाइड बाई एन, ये आपका एन, ये बेसिकली एन है, N1 N2 N3 N4। तो ये आपके पास मीन आ गया। ठीक है, ये आपके पास मीन रिटर्न आ गया, या एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न आप कहते हैं। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, आप कहते हैं कि मीन से कितनी हटी हुई है वैल्यू। वेरिएंस क्या कहते हैं, हम कहते हैं R1 की वैल्यू मीन से कितनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से कितनी दूर है वैल्यू। मीन डेविएशन का हम करते हैं स्क्वायर। ठीक है, और इन सब का मीन डेविएशन करेंगे। इसका मीन सपोज हम अगर ले लेते हैं तो 10 12 9 4, तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो हम सपोज 2 ही ले लें इसको। तो इसके इस तरह से आपकी सब की वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर हम इन सबका सम कर लेते हैं, सम करके ये क्या कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन। और इसको डिवाइड कर देते हैं फिर किससे, N-1 से, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी वेरियंस। ये आपने उसके अंदर पढ़ा होगा, सेट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका वेरियंस आ गया। वेरियंस क्या शो करता है, वेरियंस वेरिएबिलिटी को शो करता है। लेकिन हमने इसका स्केयर लिया हुआ था, हम कहते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू लेते हैं, तो वो क्या होती है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आप इसकी जब लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, इट इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस का आप ये करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही एक्चुअली क्या है, दिस इज कॉल्ड द, यही risk। अब मैं अगर एक ये बनाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूशन मेरी बनती है यूं कर, ठीक है, और एक मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनती है यूं कर। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को सपोज मैं ए डिस्ट्रीब्यूशन कहता हूँ, जो अंदर वाली है, और बाहर वाली को बी कहता हूँ। तो मुझे बताएं रिस्क किस में है, ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है? बी में। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बी में ज्यादा है, क्योंकि वेरिएबिलिटी यू कैन सी ग्राफिकली कि जो ज्यादा स्प्रेड है। और मीन कहाँ पे होता है हमारा, अब मीन इज इन द मिड, यहाँ पे मीन है, यहाँ पे आपका एपेक्स पॉइंट होता है, ये आपका मीन। ठीक है, दिस इज योर मीन। तो ये आपका आर। तो मीन से कितनी वैल्यू हटी हुई है, ये हमें ये शो करती है, इसका स्प्रेड शो करती है। जितना स्प्रेड ज्यादा होगा उतना ही उसका रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिस्क को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, हम बेसिकली पहले रिटर्न लेते हैं, मीन एवरेज रिटर्न लेते हैं, एवरेज रिटर्न से फिर मीन डेविएशन निकालते हैं, मीन डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, फिर मीन डेविएशन
का जो स्केयर्स हैं उनको ऐड करते हैं, सबका सम लेते हैं और फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं -1 से। -1 इसलिए करते हैं कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ी होगी, हम इसको डिटेल में यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये n-1 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है जो हमने निकाला है, एक्चुअली दिस इज द रिस्क। ठीक है, ये है हमारा रिस्क, दिस इज आवर रिस्क। तो रिस्क को हम कैसे जाहिर करते हैं, विद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से जाहिर करते हैं, राइट। अब हम मूव करते हैं आगे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ, एनी क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं? आगे मूव करते हैं, यही चीजें आगे आ रही हैं हमारी, कुछ समझा रही है इस साइड के ऊपर। तो इसमें हम स्टैंड अलोन रिस्क पढ़ेंगे, पोर्टफोलियो रिस्क पढ़ेंगे। बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद द रिस्क। ठीक है, रिस्क से हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो हमने रिस्क का ओवरऑल, ये जो है, जो अभी हमने जो रिस्क को पढ़ा, ये रिस्क हम वेरिएबिलिटी को ही हम रिस्क कहते हैं, लेकिन ये वेरिएबिलिटी हम देख रहे हैं, इसकी इसकी हम टाइप्स करते हैं। हम कहते हैं इसके अंदर जो ओवरऑल वेरिएबिलिटी आ रही है उसके अंदर और वेरिएबिलिटीज भी इंक्लूड करती हैं। तो वो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके देखेंगे। तो पोर्टफोलियो रिस्क और फिर इसकी बाकी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, राइट। तो हम आगे मूव करते हैं जी। टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, स्टैंड लोन रिस्क और पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, दो तरह के रिस्क हैं। स्टैंड लोन रिस्क तो यही है जो आपका जो आपका रिस्क अभी हमने देखा, वेरिएबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कह रहे हैं। तो दूसरा आपका पोर्टफोलियो रिस्क है। ठीक है, पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है? तो स्टैंड लोन रिस्क के अंदर वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इसको भी हमने कवर किया है, इसको भी हमने कवर नहीं किया, बट दिस इज एक्चुअली सबसेट ऑफ स्टैंड लोन रिस्क, इसका पार्ट होता है। यानी आप ये समझ लें कि मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास अगर सपोज 1000 है, 1000 है, और मैं ये 1000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 4 स्टॉक्स के अंदर, 4 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो पोर्टफोलियो हम क्या किसको बोलते हैं? पोर्टफोलियो हम सेट को बोलते हैं। तो मैं सेट ऑफ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। कितना है सेट ऑफ स्टॉक्स? 4 स्टॉक्स है। तो एक स्टॉक के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया फॉर एग्जांपल 200, दूसरे में भी, दूसरे में 250 कर दिया, तीसरे में 150 कर दिया। ये कितने बन गए? 600। बाकी 400 में, तो टोटल मेरा 1000। मैं इसको टोटल करूंगा तो इट इज 1000। ठीक है, तो अब अगर मैं खाली इसके अंदर, अभी मैंने जो जिक्र किया, मैंने तो एक सिंगल स्टॉक का जिक्र किया था और उसके रिटर्न्स देखे थे। तो खाली मैं इसके अंदर अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा, मैं पूरा 1000 अगर इसके अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ तो वो स्टैंड लोन रिस्क होगा। तो इसी का रिस्क देखा ना मैंने, एक ही स्टॉक की मैंने वेरिएबिलिटी देखी और उसका मैंने स्टैंड डेविएशन निकाला। लेकिन मैं अगर इन्वेस्ट अपने 1000 को डिवाइड कर देता हूँ, 200 इधर, 250 इधर, 150 इधर, 400, तो हर एक का कुछ ना कुछ रिस्क होगा ना। इसका कुछ रिस्क होगा जो ओवरऑल रिस्क के अंदर आएगा, इसका कुछ रिस्क होगा जो आएगा। तो इसको हम पोर्टफोलियो रिस्क कहते हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क जो है दैट इज कंप्राइज ऑफ ऑल 4 स्टॉक्स रिस्क। तो चारों स्टॉक्स का जो रिस्क का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज पोर्टफोलियो रिस्क, कि मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसका टोटल रिस्क कितना है। तो उसको हम पोर्टफोलियो रिस्क कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी के लिए इतना ही आप इसको रखें, फिर आगे डिटेल आती है तो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नो इन्वेस्ट सर। इन्वेस्टमेंट रिस्क इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग अ लो और नेगेटिव एक्चुअल रिटर्न। तो मैंने अभी आपसे बात की थी कि हम इसको अगर रिस्क को एब्सोल्युटली अगर देखें, एब्सोल्यूट मीनिंग में, तो वो तो यही है ना कि मैंने कहा जी 10% इसको रिटर्न होना चाहिए, लेकिन 10 नहीं आया, 10 नहीं आया, 12 आ गया। तो 12 भी एक्चुअली है तो इसकी, कि मैंने जो सोचा था उससे डिफर कर रहा है, उससे वेरिएशन आ रही है।
लेकिन इसको हम रिस्क में लेते नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे चला गया, इसीलिए वो कहता है लो और नेगेटिव। तो इससे नीचे जाएगा तो उसको हम रिस्क लेंगे। हम कहते हैं 10 है, तो 10 से क्या हो जाए, ये 5 हो जाए या 8 हो जाए, तो ये रिस्क है। ठीक है। एक्चुअल रिटर्न आपका जो है वो नेगेटिव आए है या मतलब है उससे कम आए जो आपने सोचा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली इन्वेस्टमेंट रिस्क कहेंगे इसको, कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न जो है वो कम आए, तो उसको हम कहेंगे द ग्रेटर द चांस ऑफ लोअर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड आपका 10 था, उससे कम आ रहा है। नेगेटिव रिटर्न द रिस्कियर द इन्वेस्टमेंट, जितना आपका ज्यादा होगा ये एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम होगा या जितना नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा जी, नेगेटिव का मतलब है जी मैंने कहा जी 10% मैंने सोचा था, लेकिन वो -2% आ गया, ये नेगेटिव हो गया ना। और लोअर का मतलब है 10 सोचा था लेकिन 8 हो गया, या 5 हो गया, या 4 हो गया, जो भी हो गया। तो ये कम तो हो रहा है एक्सपेक्टेड से, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम तो हो रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, लेकिन नेगेटिव में भी जा सकता है कि आपका वाइप आउट हो रहा हो। तो जितना ये ज्यादा होगा रिस्क, उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्कियर होगी, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी रिस्की होगी। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है, उसकी बेसिस पे आप करें। तो देखें यहाँ पे ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, कि क्या चांसेस हैं कि आपका जो रिटर्न है कितना रहेगा। ठीक है। एक तो ये आपके पास हिस्ट्री है आपके पास, रिटर्न्स हैं, आप रिटर्न्स को एडजस्ट कर लेते हैं, ये आपके रिटर्न्स है, रिटर्न, ठीक है, ये यहाँ उसने लिखा हुआ है। तो ये आपके रिटर्न्स चल रहे हैं। तो आपकी एवरेज किस पे है, एवरेज आपकी 15 के ऊपर, ठीक है, फॉर्म एक्स की। और फॉर्म वाई की एवरेज कितनी है, वो भी 15% है, तो दोनों का एवरेज तो 15% है। लेकिन इसके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो कितनी है, इस तरफ और इस तरफ, ये ज्यादा स्प्रेड आउट है, फॉर्म वाई इज मोर स्प्रेड आउट देन फॉर्म एक्स। तो हम कहेंगे कि फॉर्म एक्स का जो रिस्क है दैट इज लोअर देन द फॉर्म वाई रिस्क, ठीक है। फॉर्म वाई के रिस्क से इसका फॉर्म एक्स का रिस्क कम है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रेड कम है, इसके अंदर वेरिएबिलिटी कम है, ठीक है। तो इसका कम रिस्क है, इसका ज्यादा रिस्क है। तो हम जो इसको प्लॉट कर रहे हैं इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कि क्या चांसेस हैं कि हमारा रिस्क ये रहेगा, ठीक है। तो क्या चांसेस हैं, तो वो उसको हम चांसेस को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर शो करते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर शो किया हुआ है, ठीक है। लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अकरेंस, यानी मैं कहता हूँ कि मेरे 4 रिटर्न्स रहने हैं, एक 4% है, ठीक है, एक 8% है, एक -2% है, और एक 1%, ठीक है, ये 4 रिटर्न। तो अब इन 4 रिटर्न्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, चांसेस क्या है। तो अगर 4 हैं तो हर एक की कितनी चांसेस होंगे, 25%। 100% होती है ना प्रोबेबिलिटी, अगर इक्वल चांसेस हैं सबके, तो 25%, 25%, ये इसकी प्रोबेबिलिटीज आती है, ठीक है। दूसरी एक सिचुएशन ये हो सकती है, हमारे पास पास डेटा है ही नहीं, ठीक है। हमने कहा कि हम एक नई नई कंपनी जो है ना रजिस्टर हुई है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, हम देखना चाहते हैं कि उसका रिटर्न कितना रहेगा। तो उसका रिटर्न देखने के लिए क्या होगा, हम कहते हैं कि उस तरह की जो कंपनीज है, सिमिलर कंपनीज, उनका रिटर्न क्या होगा, या फिर हम केयरफुल कैलकुलेशन करते हैं, हम कहते हैं जी अगर इकोनॉमी हमारी अच्छी रहती है तो कितना रिटर्न होगा, इकोनॉमी अगर हमारी वर्स हो जाती है तो कितना रहेगा, नॉर्मल रहती है तो कितना हो जाएगा। तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से भी बनाते हैं, ठीक है।
तो उस तरह से भी हम उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ला सकते हैं। ये मैंने सिंपली आपको बता दिया कि इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी है 4%, 8%, -2% और 1% की, तो इसका मतलब हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 25, 25, 25, 25। यानी आप कहते हैं ज्यादा चांसेस ये हैं कि 4% रहेगा, ठीक है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपकी इकोनॉमी अच्छी रहेगी। तो इकोनॉमी के चांसेस देख रहे हैं ना, तो आप कहते हैं कि इकोनॉमी के चांसेस ये हैं, 50% चांसेस ये हैं कि इकोनॉमी अच्छी रहेगी, ठीक है। और आप कहते हैं कि 25% चांसेस ये हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छी रहेगी, ये अच्छी रहेगी, ये बहुत अच्छी रहेगी, एक्सीलेंट रहेगी, ठीक है। और अ, ये मैंने थोड़ा चेंज किया है इसको, ठीक है। और आपको लग रहा है कि -2% यानी रिसेशन में चली गई जाएगी इकोनॉमी, इसके चांसेस कितने हैं? मैं कहता हूँ इसके चांसेस फॉर एग्जाम्पल 10%। तो बाकी आखिरी प्रोबेबिलिटी तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपकी 100 ही बननी है। तो 15% चांसेस ये हैं कि आपकी इकोनॉमी काफी स्लो रहेगी, ठीक है। तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी, ठीक है। दीज आर द प्रोबेबिलिटी एंड दीज आर द रिटर्न, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके रिटर्न क्या होंगे, तो ये आप इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है तो पूछें, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? बोलते नहीं यार। ओके। नो सर। No, sir. सर आप क्लास एंड कब करेंगे? क्लास बस हम एंड करने वाले हैं समझ। ओके सर। मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ? मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। हमारी क्लास हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, हमारी देर। ओके, अच्छा जी, मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगा हूँ कि कितने लोग मौजूद हैं, राइट। मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ या आप मेरे साथ शेयर कर देंगी मरियम? सर मैं आपको इधर से नेम्स बता दूं या फिर आप आप ऐसे करें, जी सर। चले मैं कॉल कर ही लेता हूँ, रह जाएगी असल में। मैं जो काम नहीं होता ना सर फोन, मैं बता दूंगी आपको। या फिर इसका स्क्रीनशॉट जो है लेके आप मेरे साथ शेयर जी करें। सर मैं ले लेती हूँ, आपको मैं शेयर कर दूंगी। और कोई आपके क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर के बारे में, तो वो आप क्वेश्चंस पूछें अभी। वी हैव सम मिनट्स रिमेनिंग, कुछ टाइम रहता है अभी सेशन खत्म होने में। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा ऐसा है, रिस्क एंड रिटर्न को भी आप देखिएगा, ये आपका चैप्टर है रिस्क एंड रिटर्न का, चैप्टर 8 है ये, रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर आपका उसके ऊपर पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर मैंने जो चैप्टर डाले थे वो चैप्टर नंबर 11 और 12 है, जो उसके ऊपर डाले हैं मैंने ना आपके LMS के ऊपर। तो चैप्टर 8 समझ में कितने चैप्टर आ रहे हैं? 3 होंगे। ओके सर। एक कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है, एक ये रिस्क एंड रिटर्न का है। मैं 1 मिनट आपको, अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम हमारे पास है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, वी आर एक्चुअली फॉलोइंग अवर कोर्स आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन को ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कोर्स आउटलाइन आपके सामने ओपन कर देता हूँ, शेयर करता हूँ। देखें, ये आपकी कोर्स आउटलाइन है जी। तो एक तो आपका जो है रिव्यू था, जो जिसमें हमने FF में आपने क्या पढ़ाया थोड़ा सा उसको हमने देखा था। फिर कैपिटल बजटिंग का आपका है, इसके ऊपर आपके 2 लेक्चर्स थे, ठीक है। जबकि हमारे 3 हो चुके हैं, या हमारी तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है, इस समय फोर्थ क्लास आई थिंक सो। अच्छा, फिर रिस्क एंड रिटर्न है,
रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर 2 लेक्चर्स हैं आपके, ये सेकंड चैप्टर है। और थर्ड आपका चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग का। ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का तो मुझे पता नहीं है, देख के बताऊंगा, लेकिन मैं ये दोनों चैप्टर आपके साथ शेयर कर दूंगा। और फिर इसकी कैश फ्लो एस्टिमेशन है, ये हम हो सकता है इसको थोड़ा टच कर लें, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे बाद में भी, कैश फ्लो एस्टिमेशन को वी विल कंटिन्यू इट। और ये कैश फ्लो एस्टिमेशन इज बेसिकली द पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम अभी तो उसमें हम कर रहे हैं ना कि कैश इनफ्लो क्या होगा, कैश आउटफ्लो क्या होगा। डायरेक्टली हम कैश इनफ्लो निकालते कैसे हैं कि हमने एक मशीन ली, उससे हमें कितना कैश इनफ्लो बन रहा है हमारा, मींस हम बेसिकली उसके ऊपर क्या देखना चाह रहे हैं। जैसे हम प्रॉफिट देखते हैं ना एक पीरियड का, कि एक साल का प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट एक्चुअली कैश फ्लो नहीं होता। तो हमने इस चीज का की डिस्कशन भी की थी कि हम हमें कैश फ्लो से गर्ज है फाइनेंस के अंदर, प्रॉफिट से गर्ज नहीं है। सम टाइम प्रॉफिट होता है आपके पास, लेकिन प्रॉफिट स्टक होता है आपका, रिसीवर्स के अंदर स्टक होता है, इन्वेंट्री के अंदर स्टक होता है आपका, या किसी और जगह पे हो सकता है लगा हुआ हो, किसी और करंट एसेट के अंदर हो वो। तो आप ना प्रॉफिट देखने की बजाय क्या देखते हैं, कैश फ्लो निकालते हैं। तो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो क्या है, वो आप देखते हैं। तो कैश फ्लो की एस्टिमेशन आप देखेंगे कि जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके उनको मीट करके। तो बेसिकली दिस कैश फ्लो एस्टिमेशन इज एक्सटेंशन ऑफ दिस कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग का ही कुछ और पार्ट है जो हम कंटिन्यू करेंगे मिड के बाद। तो अभी आपके जो चैप्टर्स आएंगे, दोज आर दीज 3 चैप्टर्स, रिस्क एंड रिटर्न, कैपिटल बजटिंग जो हमने कवर कर लिया है, और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। और हमारे पास जो बाकी क्लासेस हैं मिड से पहले, वो हमारे पास 4 क्लासेस और हैं। ठीक है, मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा, आप ये 3 चैप्टर्स अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं और अच्छे क्वेश्चंस क्लास के अंदर करते हैं, तो, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा आपके क्वेश्चन से, अच्छे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो श्योरली यू विल गेट गुड ग्रेड्स इन दिस कोर्स ना। और आई होप, जो मेरा एम है इस कोर्स को जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको चल रहा हूँ, वो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं इसके ऊपर ना ये कि भी आप फार्मूले रट के तो आप जो है ना प्रॉब्लम्स कर लें। दैट इज नॉट एक्चुअली माय टारगेट ना। ठीक है, तो टेक केयर। यस। आज का सेशन क्लोज करते हैं, हमारा कुछ टाइम जो है ना ज़्यादा लग गया, और 4 सेशन में करना चाह रहा था लेकिन 3 हुए हमारे।